Hello, students. Today we will start chapter number 7. The name of the chapter is Conservation of Plants and Animals. In this chapter, we will discuss about deforestation, conservation of wildlife. इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण पौधों का और जानवरों का. स्टूडेंट्स, आपने काजीरंगा नेशनल पार्क, लखाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व के बारे में सुना होगा. ये सारे के सारे नेशनल पार्क हुए, सेंचुरी हुई, ये सब के सब प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं. तो इनको प्रोटेक्ट सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे. सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. डिफॉरेस्टेशन यानी कि फॉरेस्ट का कटना, पेड़ों का काटा जाना, इसका ये होता क्या है और इसके कारण क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पसेस. ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम पर्पस मेंशन बिलो. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट को क्लियर करना, हटाना, और उस जगह को दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना. फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए ज़मीन को बनाना, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रियाँ और हाउसेज बनाना, एंड मेकिंग फर्नीचर यूजिंग वुड एज ए फ्यूल, और लकड़ी को काटना फर्नीचर के लिए या फिर उसे जलाने के लिए. इसके अलावा पेपर बनाने के लिए भी हमारे को ट्रीज़ को काटना पड़ता है. इसके अलावा भी कुछ कारण है डिफॉरेस्टेशन के जो कि नेचुरल है, जैसे फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट यानी सूखा पड़ना, अकाल पड़ना. फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगती है, आपने अभी रिसेंटली सुना ही होगा. ऑस्ट्रेलिया के अंदर या कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर, उत्तराखंड में ये फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना होगा. जंगलों में आग लग जाती है, कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से लगती है. अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारी ज़िंदगी पर. डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन अर्थ. डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी अर्थ का पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. इन द इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है. ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर, और ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी नीचे चला जाता है. दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर. और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है. कैसे होता है वो आइए हम इसके अंदर अब पढ़ेंगे. इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज कॉन्टीन्यूस, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल if cutting of trees, continuous rainfall and fertility of the soil will decrease. Moreover, there will be increase in chance of natural calamities such as flood and drought. अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहेंगे जिसकी वजह से बारिश कम होगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, जिसकी वजह से नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये बढ़ जाएंगे. बाढ़ भी इसी की वजह से आती है और जो सूखा पड़ता है वो भी पेड़ों के कटने की वजह से ही होता है. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. आप जानते ही हो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. फ्यूअर ट्रीज would means that less carbon dioxide will be used up, resulting in the increased
अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हम पेड़ों को काटेंगे पेड़ कम होते चले जाएंगे, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज होगी। दिस विल लीड ए ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड मे बी ड्रॉप। इसका मतलब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, आपने पिछली 7th क्लास में आपने पढ़ाई हुआ है, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। जब हीट रेज सन से जो हीट रेज आती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें ट्रैप कर लेती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिससे अर्थ के ऊपर वाटर साइकिल और रेनफॉल का जो साइकिल है, रेनफॉल है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर बरसात टाइम पे नहीं होगी तो वहाँ ड्रॉट यानी सूखा पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड्स द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं वो अफेक्टेड होती हैं उसकी प्लांटेशन और उसकी वेजिटेशन की वजह। जितने पौधे होंगे, जितनी वेजिटेशन होगी, उनकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, और अगर ये नहीं होंगे तो सॉइल फर्टिलिटी गिरेगी। ट्रीज प्रिवेंट सॉइल एरोजन, और जो ट्रीज हैं वो सॉइल एरोजन को भी रोकते हैं। सॉइल एरोजन होता है मिट्टी के ऊपर का जो ह्यूमस जिसमें होता है, अपर लेयर होती है, वो हट जाना। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट मोर सॉइल एरोजन, जितने पेड़ कम होंगे उतना ही सॉइल एरोजन ज़्यादा होगा। सॉइल एरोजन होता क्या, देखिए, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज द लोअर, यानी ऊपर की लेयर जो सॉइल की है वो हट जाती है, जिससे कि नीचे की लेयर जो कि हार्ड एंड रॉकी है वो ऊपर आ जाती है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस। ये हार्ड और रॉकी जो सॉइल है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, ह्यूमस उसके अंदर कम होता है, और वो लो फर्टाइल होती है, वो कम उपजाऊ होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और ये फर्टाइल लैंड धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन का मतलब धरती का धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होना। ये कन्वर्ट कब होगा, जब उसके अंदर पेड़ कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से सॉइल एरोजन ज़्यादा होगा। सॉइल एरोजन से अपर लेयर जो है, जो फर्टाइल है, वो हट जाएगी, और नीचे की हार्ड एंड रॉकी लेयर ऊपर आ जाएगी, जिसमें कम ह्यूमस होता है और कम फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी जो है, वो जो अर्थ है, वो उसका डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स द डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की होती है, पानी को रोकने की जो क्षमता होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस। इनफिल्ट्रेशन का मतलब पानी जो ऊपर से धरती के अंदर जो पहुंचता है उसका रेट कम हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन, जो मिट्टी में पानी होता है वो धरती के नीचे नहीं पहुंच पाता, जिससे नीचे धरती के पानी, अर्थ के नीचे जो पानी ग्राउंड वाटर है, वो उसका लेवल नीचे चला जाता है। इसका असर क्या होगा, जब ऊपर पानी ऊपर यूं तो एक जगह पे खड़ा हो जाएगा, देयर आर फ्लड्स, वहाँ बाढ़ आ जाएंगी। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे और उसका जो मिट्टी का टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती हैं। अब आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचाना। कंजर्वेशन मतलब संरक्षित करना, किसको, फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बायोस्फीयर को। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ आसानी से रह सकते हैं, जहाँ उनको जीने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है, जहाँ उसको जीवन यापन करने के लिए सारी सुविधाएं मिलती हैं, दैट इज़ नोन एज द बायोस्फीयर। इसके बाद एक टर्म आती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका दूसरा नाम है बायोडाइवर्सिटी। रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। बहुत बड़ी वेराइटी है ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ पे रहती है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देयर इज ए इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। इनकी जो रिलेशनशिप है आपस में भी होती है और एनवायरनमेंट के साथ भी होती है। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था
जो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है, वो लेग्यूम्स के नीचे रूट्स में रहता है, जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और वो प्लांट को देता है, और प्लांट उसके बदले में उसे खाना देता है। ये इंटर रिलेशनशिप थी। इसी तरह सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, और हर जगह का जो सिस्टम है, चाहे वो हिमालय हो चाहे वो घाट हो, सबकी तरफ अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा इसके नीचे बॉक्स में आते हैं, देखिए। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा जानते हो किसको बोलते हैं? प्लांट्स। और फोना, एनिमल्स, जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरिया इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। जहाँ पर हम प्लांट्स, फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं, उन जगहों को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। And mark the plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting, poaching is prohibited here. यहाँ पर प्लांटेशन करना, कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी करना, ग्रेजिंग यानी पशुओं को चराना, फेलिंग ट्रीज गिरे हुए पेड़ों को उठाना, हंटिंग शिकार करना, और पाउचिंग अवैध जानवरों का शिकार करना, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। वो एरिया जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब होने से बचाया जाता है, उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। इसके बाद आता है नेशनल पार्क, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क वो एरिया होता है जो वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व होता है, सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। वो वहाँ पर फ्रीली मूव कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, और फ्रीली वहाँ के हैबिटेट को यूज़ कर सकते हैं, और अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी वो वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व, ए लार्ज एरिया ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड, एक बहुत बड़ा धरती का भूभाग जो प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल रिसोर्सेज के लिए, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल, जो वहाँ की जनजातियाँ हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए रिजर्व होता है। ये बहुत धरती का बहुत बड़ा हिस्सा, ये लार्ज एरिया प्रोटेक्ट लैंड, वो प्रोटेक्टेड लैंड होती है। किसके लिए होती है? वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल रिसोर्सेज के लिए, और वहाँ के जो रहने वाले ट्रेडिशनल लाइफ जीते हैं आदिवासी, उनके लिए रिजर्व होती है। दैट एरिया इज नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व। ये सबसे बड़ा, इन तीनों में वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और इन सब में सबसे बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरिया। ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, जहाँ प्रोटेक्ट किए जाते हैं, इनको बचाया जाता है, इनके ऊपर कोई निर्माण नहीं हो सकता। फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स को बढ़ाने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये जगह होती है। प्रेजेंट इन दैट एरिया, जो उसके अंदर की जो जगह है वो सारी की सारी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ही होती है। अब आते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। अभी मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये एरिया बायोडाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग तरह के जानवरों के लिए कंजर्व होता है, उनके लिए संरक्षित होता है। एज यू अवेयर दैट द बायोडाइवर्सिटी इज ए वैरायटी ऑफ प्लांट। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है? बहुत सारे प्लांट्स, अलग अलग तरह के एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन दैट एरिया। इस एरिया के अंदर बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, ये सब पाए जाते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया। ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और वहाँ के कल्चर को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन्स, एक बायोस्फीयर के अंदर
अदर प्रोटेक्टेड एरिया भी होते हैं, जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर के अंदर नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बोरी और पंचमढ़ी। जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपके सामने दिखाई दे रहा है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर दो तो सेंचुरी है, एक पंचमढ़ी सेंचुरी है, ये जो आपको जो एरिया दिखा रखा है, इसके अलावा बोरी सेंचुरी है, इसके अंदर एक नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, और ये सारा का सारा बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि एक बायोस्फीयर के अंदर कई सेंचुरी और नेशनल पार्क हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम यहाँ अभी यहीं तक पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इससे आगे का पार्ट कराऊंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।